करेंगे वो अलग अलग दिशाओं के अकॉर्डिंग, जैसे अलग अलग प्लॉट होते हैं, हम लोग वो देखेंगे कि अलग अलग प्लॉट पे हम लोग कैसे उसकी मैपिंग करते हैं। ठीक है, राहुल जी आप अपना कर लिया उन्होंने। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे सॉरी स्क्रीन शेयर करूँगी। उसमें अलग अलग प्लॉट हैं कि अगर हमारे घर का प्लॉट अलग अलग स्क्वायर होगा, किसी का आयताकार होगा, किसी का थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ होगा, तो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। कट होते हैं कई बार घरों के अंदर, छोटे छोटे कट भी होते हैं, हम उनको भी मैनेज करते हैं। ये देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये 1 नंबर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन आपको छोटा सा कट दिख रहा है साइड पे। इस कट को हम कैसे मैनेज करें। यदि प्लॉट या फ्लैट में ये कट हो तो इसका सेंटर कैसे लेंगे। तो मैंने इसके ऊपर डॉट्स डाले हुए हैं। ठीक है, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इन डॉट्स को आप भवन में आया हुआ मानेंगे, यानी इस लाइन को कॉर्नर तक पूरा कर लेंगे, लेंथ की लाइन को भी और ब्रेथ की लाइन को भी आप पूरा करके और फिर इसका एक सेंटर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया छोटा कट है, जिस जिस फ्लैट या भवन में या प्लॉट में छोटा कट है, ये उसके लिए है। छोटे कट को हम ये नहीं छोड़ेंगे कि छोटा कट है तो छोड़ दे, नहीं, हम उसी लाइन को यानी कि लेंथ को और ब्रेथ को इक्वल मानकर और फिर उसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें जैसे कि आप ये लेंथ और ब्रेथ देख रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ देख रहे हैं, ये 50% है, यानी कि जितनी लेंथ है उसका आधा हिस्सा कटा हुआ है और जितनी ब्रेथ है, नीचे नीचे की हिस्सा जो ये है, ये जितना ब्रेथ है उसका भी आधा तकरीबन तकरीबन आधा हिस्सा कटा हुआ है। यानी कि अगर किसी ऐसे प्लॉट में जिसमें लेंथ और ब्रेथ का 50% हिस्सा, एक तरफ का कोना कटा हुआ हो, तब कैसे उसका हम लोग सेंटर पॉइंट लेंगे। तब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का जितना हिस्सा कटा हुआ है उसका 50% हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये लेंथ में देखिए, लेंथ में लेंथ की लाइन को बढ़ा के थोड़ा सा 50% तक मैंने मार्क कर लिया, और इसी तरह से मैंने ब्रेथ की लाइन को बढ़ा के 50% तक मार्क कर लिया। ठीक है, इसको अब हम वहां से कॉर्नर से मिला देंगे और जो दूसरा कॉर्नर है वो तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका कॉर्नर इसके सेट करके हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये आ, ये आता है हमारा तीसरा, थर्ड वन। इसमें क्या है, अभी मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगी कि कैसे ये इसमें डिफर क्या हुआ है। ये जैसे अब एक प्लॉट है, इस प्लॉट में क्या है, कटा हुआ नहीं है, इसमें इसमें बड़ा हुआ है थोड़ा सा हिस्सा। जहाँ ये मैंने 30% लिखा है, ये 30% हिस्सा एक लेंथ का बड़ा हुआ है। तो हमने इतने हिस्से को काट देना है, जैसे मैंने यहाँ पे डैश डैश करके लाइंस डाली हुई हैं, इतने हिस्से को हमने काट के और फिर इसका मेजर करके हमने इसको क्रॉस लेके उसका सेंटर निकालेंगे। मतलब जो बड़ा हुआ हिस्सा है हम उसको अपने सेंटर मार्किंग के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। जो बड़ा हुआ हिस्सा है अगर वो 30% है, अगर एक ये प्लॉट है 4 नंबर का प्लॉट,
इसमें क्या है, इसमें जो 4 नंबर के नीचे की लाइन है, यानी कि जो लेंथ डॉटेड दिखाई है मैंने, यहाँ से मैंने इस प्लॉट को काटा है। समझिए बात को, ये प्लॉट टेढ़ा है पहली बात तो, क्योंकि इसकी एक लाइन आपको नीचे से ऊपर लेंथ वाइज ये टेढ़ी दिखाई दे रही है। इतने हिस्से को हम वास्तु से कैलकुलेट तो करेंगे, जब हम इसकी रेमेडीज करेंगे हम इतने हिस्से को बीच में लेंगे, लेकिन सिर्फ सेंटर मार्किंग करने के लिए हमने इसको अलग काट दिया, और एक जो डैश डैश करके ये टूटी हुई लाइन आप देख रहे हैं, इसको हमने एक सीधी लाइन से जोड़ा और इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। अब देखिए चारों में क्या फर्क है। जो पहली आकृति थी उसके अंदर एक छोटा हिस्सा कटा हुआ था, जिसको हमने इंक्लूड किया, यानी कि अगर किसी भी लेंथ या ब्रेथ यानी कि लंबाई या चौड़ाई का अगर कोई हिस्सा कटा हुआ है और वो लेंथ और चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई का 30% है या 30% से कम है, तो हम उसको सेंटर मार्क करने के लिए इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, दूसरे में क्या फर्क आया कि अगर किसी भी प्लॉट का चौड़ाई या उसकी लंबाई में 50% का कट है, यानी कि लंबाई में 50% है और चौड़ाई में 50% है, तो इसको हम 25-25% इसको हम डाल दें बीच में, 25-25% हम डाल दें और 25-25% हम इसको छोड़ दें, तो हम एक कॉर्नर बना लेंगे, एक अम्यूज कर मतलब एक संभावित कॉर्नर बनाएंगे, कोना बना लेंगे, और वहां से फिर हम उसकी क्रॉस करके उसी तरह से हम सेंटर मार्किंग करेंगे। मैंने ये सेंटर मार्किंग जो की है ये मैंने डायगोनल की है, यानी कि टेढ़ी लकीर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, आप सीधे से भी कर सकते हैं। ठीक, अब तीसरे पे आइए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि एक छोटा हिस्सा बड़ा हुआ है, यानी कि अगर हम प्लॉट को सीधा करके मेजर करते हैं तो एक सेंटर हमारा बहुत अच्छा से निकलता है, लेकिन एक छोटा हिस्सा बड़ा हुआ है। ये छोटा हिस्से में हम पार्क भी हो सकता है हमारे लिए, कोई अलग एक्टिविटी हो सकती है, कोई और तरह का कोई गेट लगा हो सकता है, उसको हम सबको कंसीडर करते हैं। सब हर चीज घर के अंदर जो भी है सब कुछ विचारणीय होती है, सिवाय इसके कि जब हम एक मिडल पॉइंट लेते हैं, क्योंकि वास्तु में मिडल पॉइंट ही सबसे ज़्यादा मेन बात होती है, मिडल पॉइंट। तो हम तब इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हम एक संभावित बना लेते हैं, एक संभावना बना लेते हैं कि हमने इसको अलग माना है, सिर्फ सेंटर लेने के लिए, एक मध्य बिंदु लेने के लिए हम इसको कहेंगे कि हमने यहाँ से सीधा किया, जहाँ से आपको ये डैश वाली लाइन दिख रही है, हमने इसको यहाँ से सीधा किया, ये माना कि ये अलग है, और फिर हमने एक सेंटर, फिर हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। चौथा जो है, एक हमारी जो 3 दीवारें हैं बिल्कुल सीधी हैं, 3 दीवारें हमारी बिल्कुल सीधी हैं, मेन जो हमारे प्लॉट की है या फ्लैट की है, लेकिन एक दीवार हमारी टेढ़ी गई हुई है। हम इस टेढ़ी दीवार को जब वास्तु की रेमेडीज करते हैं तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, हम इसको सम्मिलित करते हैं, लेकिन सिर्फ मध्य बिंदु लेने के लिए, सेंटर मार्किंग करने के लिए हम इसको कट कर लेते हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क पे होती हैं। हमने असली भवन पे यहाँ पे एक दीवार नहीं बना देनी है कि यहाँ पे हम एक दीवार बना दें, नहीं, यहाँ हमने दीवार नहीं बनानी है। ये सिर्फ पेपर वर्क पे एक मध्य बिंदु लेने के लिए, सेंटर पॉइंट लेने के लिए हमने इसको एज्यूम किया है, संभावना की है कि हमने इसको यहाँ से काटा है और ये एक मध्य बिंदु बनाया है। ठीक, ये थे 4 तरह के प्लॉट या फ्लैट या कुछ भी। अब इसके बाद क्या इतने ही होते हैं? नहीं,
इससे आगे भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लॉट होते हैं, ठीक, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन ये 4 प्लॉट की आज आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये चीजें समझ कितनी आई हैं। और अब यहाँ से जैसे यहाँ तक आपको, यहाँ तक कि आपको जितनी भी मैंने समझाया, जितनी भी मैंने चीजें पढ़ाई, वो सभी आपने ध्यान से देखनी है। और यही जो लॉजिक्स मैंने बताए हैं, यही हर प्लॉट पे या फ्लैट पे वो अप्रूव होंगे, मतलब लगाए जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जो जो 4 प्लॉट्स मैंने दिए हैं आपको, इनके अलावा भी 10 तरह के, 15 तरह के और भी प्लॉट होते हैं जो बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो हम एक प्रोफेशनल के रूप में हमें नहीं पता कि हमें कब किस प्लॉट या फ्लैट का वास्तु करना पड़ जाए। तो हमें वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से हमने कट लेकर उसको एज्यूम करना है। 20 एक साल पहले की बात है, हालांकि मैं जो एक्टिव, जो मैं इस फील्ड में हूँ पिछले 15 सालों से हुई हूँ। लेकिन जैसे मैं सीख रही थी तो मेरे आसपास के भी लोग थे कि हमें भी बता दो या कुछ भी फ्री में, जिससे जैसे मैं करती थी। तो मैंने खुद एक प्लॉट का पिछला हिस्सा, नॉर्थ और ईस्ट का एक लंबा हिस्सा कट कराया, क्योंकि वो टेढ़ा था। करवाना पड़ा क्योंकि तब रेमेडीज नहीं चला करती थी और इतनी जागरूकता भी नहीं थी रेमेडीज की। लेकिन आज की डेट में हम लोग कट नहीं कराते। आज की डेट में हम वहाँ पे दीवार नहीं करवाते। आज की डेट में हम रेमेडी करवाते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, और जो एक जगह होती है वो यूज हो जाती है हमारी, जिसको पहले हम कट करा के अलग कराते थे। अब वो जगह भी यूज होती है, रेमेडी होती है, रिजल्ट मिलते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। तो मैं तो कहती हूँ किसी भी तरह का प्लॉट बुरा नहीं होता अगर उसके 4 कॉर्नर है। घटा बड़ा छोड़ दीजिए, आज की डेट में उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि घटा बड़ा है। 4 कॉर्नर होने जरूरी हैं, ये बात आप ध्यान रखिए कि एक घर के, दुकान के, मकान के 4 कॉर्नर होने बहुत जरूरी हैं। अगर वो 5 कॉर्नर है, डजेंट मैटर, वो भी चल जाएगा। 6 कॉर्नर में थोड़ी दिक्कत देता है। 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर तो बहुत कम है, वैसे अभी मिलते नहीं है इतने, क्योंकि आजकल जो प्लॉट हैं वो गवर्नमेंट काट के देती है, तो वो टेढ़े मेढ़े से आजकल कम होते हैं। लेकिन फिर भी होते हैं गांव में, या जो छोटे एरियाज हैं उसमें आज भी मिलते हैं। जो पुराने बस चुके हैं उनमें आज भी मिलते हैं। अभी मेरे पास पिछले 8-10 साल पहले की बात है, मेरे पास एक प्लॉट का आया, वो मतलब कोई छोटा शहर था पंजाब का, तो उसके अंदर वो 5-6 दीवारें निकल रही थी। ठीक कराया, उसको सेट कराया, रेमेडी दी, रेमेडी सेट किया उसको। और कई बार हमें थोड़ा सा देख लेना पड़ता है, ये तो थोड़ी एडजस्टमेंट है, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से आ जाते हैं कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए 2 या 2.5-3 फुट की कोई अलग से चीज निकल रही, तो वहाँ पौधे वौधे लगवा देते हैं कि चलो थोड़ा सा ये सेटिंग अच्छी सी, ये देखने पे, एक्सपीरियंसेस से और देखने के बाद ही हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें वहाँ क्या करना, क्या है, कि वहाँ की मिट्टी क्या कहती है, तभी ये वास्तु सफल होता है वहाँ पे। मैम तो साउथ के घाट में घर अच्छा रहता है मैम? तो बुरा नहीं है जी, कोई दिशा बुरी नहीं है, हर दिशा पैसा देती है। जिस मैम तरह बूढ़े से पुराने लोग ज्योतिष में, सुनिए, जिस तरह से ज्योतिष में ये कहा जाता है कोई ग्रह बुरा नहीं है, हर ग्रह पैसा देता है, हर ग्रह दुख देता है, हर ग्रह सुख देता है। सिर्फ अब आप शनि राहु केतु की तरफ जाएंगे जी, वही दुख देते हैं, नहीं, सबसे ज्यादा पैसा मंगल भी देता है, सबसे ज्यादा पैसा शनि भी देता है, पढ़ाई सबसे ज्यादा शनि देता है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक इसी तरह से चारों दिशाओं में कोई दिशा फेस का, कोई भी घर फेस हो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन सिर्फ होता क्या है कि उसका जो मेन एंट्रेंस है, जब हम अभी ये मेन एंट्रेंस, टॉयलेट, बाथरूम, किचन के बारे में पढ़ेंगे ना आगे जाके, तो अब जी मैम। आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा कि मेन एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए। बस उसका ध्यान रखना है हमने कि साउथ फेसिंग है, वेस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ का तो घर हमेशा से अच्छे रहे, मैं कहूँगी आज भी अच्छे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा ही आपको वो मिले, साउथ फेसिंग भी मिल सकता है, वेस्ट भी मिल सकता है। तो सिर्फ उसका मेन डोर, मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार सही जगह पे होना चाहिए जी। ठीक है, तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। पुनः मिलते हैं कल नए ग्राफ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैडम, थैंक यू, धन्यवाद मैडम। नमस्ते मैडम। जय माई की मैम। नमस्कार।